सरकारों, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस को न्यूट्रलाइज किया था। अब मेरे शेरों हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उतना ही ज़बरदस्त पढ़ेंगे जितना ज़बरदस्त हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस। तो हेडिंग डाल दीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको भी क्या मजा आएगा देखो अभी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और किस नाम से जानते हैं इसे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई एटम है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, क्या हो? आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वाह, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? एक्सटर्नल अरेंजमेंट का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहर का क्या टेम्परेचर है, बाहर का क्या प्रेशर है, इससे कोई मतलब इसे नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोलेटेड। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता होगा उसको न्यूक्लियस क्या करके रखता होगा? पकड़ करके, क्योंकि कूलॉम कहता है कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। अगर न्यूक्लियस इसको पकड़ करके रखेगा और मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इंटरेस्ट रखता हूँ, किसमें? तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट इसे खींचना पड़ेगा। खींचना पड़ेगा। अब कोई वहां हम हाथ से तो खींचने जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो हाई एनर्जी लेवल में जंप कराना पड़ेगा। अगर हम इसे इनफाइनाइट लेवल में जंप करा दे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया। इज दैट क्लियर? पीछे मैंने आयोनाइजेशन की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या बोला था कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या उसे कहां जंप करा दो? इनफाइनाइट। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे सरकार, इसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर दो कि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, और जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से छूट जाएगा कि नहीं? और ये कहाँ जंप कर जाएगा? इनफाइनाइट लेवल में। और जब n इक्वल्स टू इनफाइनाइट में जंप कर जाएगा तो बताओ ये क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या डेफिनेशन बना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि सपोज दिस वन इज A and it is in and physical state of A is gas. We are converting it into, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग इसको किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? हम लोग इसको A प्लस में और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कि नहीं? तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? IE1। और खूब ध्यान से सुनना, मेरा पढ़ाने का एक अपना स्टाइल है, एक अपना तरीका है, और बैंड बजा दूंगा पूरे टॉपिक का। ध्यान से देखते चलो। A गैस प्लस है, इसमें से मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो A गैस प्लस 2 बन गया। बोलो हाँ। और इसको क्या बोल देंगे अपन? IE2। सपोज वी आर ट्राइंग टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A प्लस 2, नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू A प्लस 3 एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस वन इज ऑल्सो गैस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हियर रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज IE3। बोलो हाँ। इन्हें बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। IE1 इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE2 इज द सेकेंड एंड IE3 इज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ अभी तक मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक सिर्फ इतना बोला है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और या इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या हम इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ। ठीक है, नोट करिएगा जरा। Amount of energy required to remove an electron, amount of energy required to remove an electron from any isolated gaseous atom, from any isolated gaseous atom is called ionization energy. Done? It's called ionization energy.
ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दो। और ये एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, इनफाइनाइट, तो इसे ही क्या बोलेंगे अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी। बना दिया, ठीक है। अब उसके नीचे ये तीनों लिख दीजिएगा। ए गैस, आयोनाइजेशन एनर्जी जब डिफाइन होता है तो हमेशा जो एटम होता है वो गैसियस स्टेट में होता है वर्षा, और आइसोलेटेड होता है। हो गया सरकार, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। हियर IE1, IE2 एंड IE3 इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। लिखिए, हियर IE1, IE2 एंड IE3 इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। क्या है सरकारों, ये ए की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। क्लियर है सबको इतना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, खेल बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला लिखिएगा महामंत्र। कुछ महामंत्र बोलूँगा, वो महामंत्र आपको बहुत काम आने वाले हैं। महामंत्र, बेटा इसको बंद कर दो, चीची आवाज़ है। महामंत्र नंबर 1 लिखिए। क्या लिखेंगे, महामंत्र नंबर 1। क्या कहता है महामंत्र नंबर 1? महामंत्र नंबर 1 क्या कहता है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। किताबें तुमसे कहती हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज घटेगी, बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, जरा ध्यान से सुनो, वो बहुत बोगस बात है। महामंत्र नंबर 1 आपने लिखा, ठीक है। अब जरा देखें, कुछ मैं यहाँ पे स्पेशल चीज़ों को लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ, देखो, बेरिलियम बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। दीज आर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सुषमा जी, वो है NS2। अगर मैं साइमल्टेनियसली किसको लिख देता हूँ, अगर मैं साइमल्टेनियसली लिखता हूँ ग्रुप 15 को, जो कि है नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, तो दिस इज द इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 एंड NP3। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर हैं तो आगे देखो। आगे आता है ग्रुप 18 एंड इट इज़ हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें, एंड इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ लाइक NS2 NP6। बोलो हाँ। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में इनसे क्या विशेष मोहब्बत है मेरी? हाँ है, इस टॉपिक के लिए इनसे विशेष मोहब्बत है। पूछो क्यों? बिकॉज दे हैव some specific electronic configuration, and that specific electronic configuration is either fulfilled or half filled. If we are discussing about group 2, its outermost electron, its outermost shell is completely filled. If we are discussing about group 15, its outermost shell is half filled, and if we are discussing about the group 18, its outermost shell is completely filled. Okay, ठीक है। अब जरा देखो, अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। पूछो कौन सी? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका IE1 बड़ा होगा या IE2, तो देखो मैं जनरल तौर पे इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ? M से। किससे? M से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ज़रा देखो, M गैस में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+ बनेगा, और यहाँ पर लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? IE1। थोड़ा सा सावधान हो जाओगे तो तुम पाओगे M का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 होगा, और M+1 का क्या होगा? NS1। अब जब M+1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M+2 में कन्वर्ट हो जाएगा,
और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ लगने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी? IE2। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चे खूब ध्यान से, बिना कोई इधर उधर की हरकत किए, खूब ध्यान से सावधान होकर के देखो तो तुम कुछ पाओगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है। बोलो हाँ। और यहाँ क्या था? NS2 था। यानी कि यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फुल फिल्ड सबशेल में से निकाल रहे हैं, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हाफ फिल्ड सबशेल में से निकाल रहे हैं। बोलो हाँ। तो कौन मोर स्टेबल होता है? फुल। तो फुल फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा ना, नहीं चाहेगा ना। कितना %? तो हमको लगेगा कि IE1 की वैल्यू क्या है? IE2 से ज़्यादा होना चाहिए। ये किस बिहाफ पे लगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? सेम टाइम पे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्या पढ़ाया था? तो उसकी साइज कम होती है। अच्छा, साइज अगर कम होगी तो जरा गौर पूर्वक देखना, अगर किसी एटम की साइज कम होगी तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? दूरी कम हो जाएगी, तो उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिए, अब अगर मैं साइज के बिहाफ पे बात करूं तो जो M+1 है इसका जो रेडियस होगा, सुन रहे हो, डिस्कनेक्ट मत होना, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? कम होगा। किसके रेडियस से? M के रेडियस से। तो कौन छोटा हुआ? तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है? तो यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? IE2 ज़्यादा हो जाएगी IE1। M+1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? IE2। और M में से जो निकला वो कितनी है? IE1। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। तो दिस रिजल्ट इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ साइज, एंड दिस रिजल्ट इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ। अब तुम ही नहीं, यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी भी फंस जाते हैं। अब वो समझ नहीं पाते कि डोमिनेंट फैक्टर कौन है। समझा क्या? तो मैंने क्या लिखा है महामंत्र में? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीज। यानी डोमिनेंट फैक्टर कौन है? साइज। यानी कि IE2 हमेशा बड़ा होगा IE1 से, IE3 हमेशा बड़ा होगा IE1 से। समझे क्या? IE4 हमेशा बड़ा होगा IE3, IE2, IE1 से। समझे क्या? तो मैंने उसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस नहीं लिखाया है। देखो शब्दों का खेल देखो, ऑलवेज इंक्रीज। यानी कि कोई भी दूसरा फैक्टर अगर तुम्हारे दिमाग में जहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसको 2 मिनट में रूल आउट कर देना। और तुम याद रखना कि तुम्हारे टीचर ने तुमसे क्या बोला है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? IE2 बड़ा होगा IE1 से। तो महामंत्र क्या कहता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ महामंत्र क्या बोलोगे? महामंत्र IE2 इज ग्रेटर देन IE1। सेम प्रॉब्लम यहाँ फंसेगा, सेम प्रॉब्लम यहाँ फंसेगा। ये बात समझ पाई जब मैंने बोला सेम प्रॉब्लम फंसेगा? तो पक्का? मुझे तो नहीं लगता कि सब समझ पाए होंगे। देखो अब इसमें देखो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? अगर मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं? E से। किससे? तो देखो E में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो E+ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी सबकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैसियस। और यहाँ जो एनर्जी लगेगा वो क्या कहलाएगा? IE1। और जब तुम E+ में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो वो E+2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो एनर्जी लगेगी क्या कहलाएगी? कौन किससे? अब यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तुम्हें लगेगा IE1 बड़ा होना चाहिए IE2 के। किसके बिहाफ पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसका क्या है? हाफ फील्ड। इसका हाफ फील्ड है क्या? नहीं समझा? अबे इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 होगा ना, और इसका क्या होगा? NS2NP2 होगा। तो ये ना तो हाफ फिल है और ना ही, नहीं समझा? तो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन ज़्यादा होगा? और IE2 बड़ा होगा IE1 से ऑन द बिहाफ ऑफ रेडियस। अब कैसे फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे? तो कौन हेल्प करेगा? महामंत्र क्या कहता है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो फाइनली क्या बोलोगे? फाइनली बोलोगे IE2 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ एक्सप्लेन ना करके लिख देता हूँ सिमिलरली। क्या लिख देता हूँ? सिमिलरली। यहाँ भी IE2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? नहीं समझा? ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम था। जब आपके सामने आपको फेस करना पड़ेगा, क्या फेस करना पड़ेगा?
आप फैसला ही नहीं कर पाओगे कि IE1 बड़ा है IE2 से या IE2 बड़ा है IE1 से, क्योंकि एक फैक्टर होगा जो किसको प्रमोट कर रहा होगा, I1 को, दूसरा फैक्टर किसको कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में पहला महामंत्र काम में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, जहां जहां जैसी जैसी बात लगेगी वो मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। अब इतनी बात अगर आपको प्यारे समझ में आ गया है तो दूसरे पॉइंट पे अपन चलेंगे। दूसरे पॉइंट पे बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो कि है महामंत्र नंबर 2। क्या है ये? बुकिश थियरी से नहीं चलेगा। महामंत्र नंबर 2 क्या कहता है, जरा गौर से सुनना। वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व टिल द ग्रुप नंबर 14, नॉट 13। 13 तक कौन लगता है? 13 तक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस पर लगता है। मैं एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहा क्या? मैं क्या पढ़ा रहा? तो आप जो है मेरी बातों को बहुत डिस्टिंक्टली वैसे ही जानना जैसे मैं जानता हूँ। तो मैंने बोला कि, क्या बोला? मैंने बोला आपसे कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 14। आगे भी बोलना पड़ेगा, आगे पेन का कलर चेंज कर देता हूं। आफ्टर ग्रुप नंबर 14 regular trend is observed, regular trend is observed। बहुत ध्यान से देखिए बातों को। कह रहा है ग्रुप नंबर 14 तक क्या लगता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता। तो चलो देखते हैं। देखो चंचल, इधर देखो। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंग, मैं बात करूं आपसे यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। मैं बात करूं आपसे कि ला हफ्ता रे OS इरफान पठान और होगार्ड, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? जो भी आएगा उसका कंपैरिजन हमको करना नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो ध्यान पूर्वक आगे बात को सुने। बेटा, हम जब NCERT पढ़ के परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो अट्रैक्शन किसका किस पर? ओके, ठीक है। अट्रैक्शन कम होगा तो निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम। तो तुम्हें लगेगा कि स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, छोटा है? हाँ, स्कैंडियम छोटा है ना, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इसका बोलो हाँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। बोलो हाँ। अब यहाँ तुम्हें लगेगा ऐसा कर दूँ, बस गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? यहाँ पर जरा होशो हवास में सुनना। यहाँ पर यहाँ से कौन शुरू हो जाता है? ग्रुप नंबर 4 से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसका कितना होगा? Z + 32, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर ग्रुप नंबर 18। आप सुन रहे हो मुझे? अधूरे मन से मुझे मत सुनना, कोई मतलब नहीं, पूरे मन से मुझे सुनना। आफ्टर ग्रुप नंबर 18, सॉरी आफ्टर ग्रुप नंबर 3 क्या चलता है? 18, 32, 32। ये पीछे बताया मैंने, हाउ टू डिटेक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी स्पीसीज ऑफ पीरियोडिक टेबल सिखाया है मैंने, आपको आता है? सबका सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहिए। हाँ बोलिए हाँ आता है, और नहीं आता तो उस पर खूब काम करिए घर पे। प्यारे सरकार, अब जरा देखो, इनकी साइज लगभग सेम है, और प्रोटॉन इसमें कितना ज़्यादा है? 1 या 2 या 32? 32 प्रोटॉन ज़्यादा है और साइज सेम है। इसका मतलब
कि न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है और साइज उतना ही बड़ा है। जैसे देखो, जैसे मान लो एक जगह पे टोटल Z प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और इतना ही बड़ा दूसरा एटम है, वहाँ Z+32 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? बिकॉज हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मच मोर ग्रेटर देन रिलेटिव टू दिस वन। यहाँ Z है तो यहाँ Z+32 है। क्या मैं समझा पाया? साइज सेम है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितना है? ज़्यादा। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा? तो उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, तो आयनाइजेशन थैलेपी, तो इसकी आयनाइजेशन थैलेपी इससे क्या हो जाएगी? 4। कितना %? 100%। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे चलेगा। ठीक है, पक्का? अब कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं ना, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कहाँ तक पड़ेगा मैंने बता रखा है, 14 तक। सर रेडियस पे 13 था। अबे रेडियस अलग प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग प्रॉपर्टी है। बोलो, और ये मेरी बनाई थियरी है, ऐसी कोई थियरी किताब में थोड़ी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब कई फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो सब निकालने बैठोगे तो कुछ ऐसा पढ़ लो जिससे आंसर हमेशा सही आए। समझा कि नहीं समझा? अब कोई चीज़ 5 फैक्टर पे अगर डिसाइड होता है तो 5 फैक्टर वहाँ एग्जाम में निकालती बैठोगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। तो आपको ये बात ध्यान रखना जो मैंने बोला है कि डिस्टिंक्टली जानना है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अलग है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर अलग है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ साइज पे डिपेंड करती है तो ये बात अनुचित है। कई फैक्टर हैं, हाँ या ना? सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करती है, बट हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि सिर्फ साइज पे डिपेंड करती है। तो जो हमारे दिमाग को लगे वो सही है क्या? ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो भी सकती है और नहीं भी। पक्का ना? ठीक है, अब ज़रा देखो, गौरपूर्वक बात को सुनना। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ऊपर तो यही साइन लगेगा ना, क्योंकि सबसे छोटा तो पहला एलिमेंट ही होगा ना। अब अगर तुम्हें लगे कि सर इसमें कौन ज़्यादा होगा, तो इसमें और इसमें टाइटेनियम का ही ज़्यादा होगा जो सबसे छोटा है। इज़ दैट क्लियर? डोंट गेट कन्फ्यूज एट ऑल। नॉर्मल मेथड चलेगा, जो सबसे छोटा होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। इतनी बात समझा आपने अच्छे से, पूरा अच्छे से? नीचे के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। किसी भी बुक में देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन में इनको कंपेयर नहीं कराएगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ JEE as well as it is not the part of NEET। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। आगे बात करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे बदतमीज़ ग्रुप का, जिसका नाम है क्या? ग्रुप 13। ग्रुप 13 को बोलते हैं बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हारे दिमाग में अगर वो भसड़ चल रही है, कौन सी वाली, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्या चल रहा है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों की दूरी, तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, तो उस पे उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, यानी अगर AR ज़्यादा होगा तो IE कम होगा। अगर ऐसा लगेगा तो तुम फट से क्या लिख दोगे? सबसे ज़्यादा बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, और फिर क्या लिख दोगे? कितना %? और ये क्या हो जाएगा? तुरंत गलत। पक्का? अब मैं तुम्हें एक W लिखना सिखाता हूँ। देखो, सुई से अब ये लिखना सीख लो। समझे क्या? कहे सर मैं तो सीख गई, ये ऐसा है। अब गधे, ऐसा नहीं है, ये ध्यान से देख कैसा है। जो पहला पॉइंट है उससे जस्ट नीचे लास्ट वाला पॉइंट है। बोलो हाँ। और यहाँ जो ये वाला पॉइंट है उससे जस्ट नीचे लास्ट वाला पॉइंट है। अगर इसको बनाना सीख गए तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। पूछो कैसे? देखो कैसे, यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। तो सबसे ऊपर कौन है? बोरॉन, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद सबसे ऊपर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, दिस इज द आंसर। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर होता है। और ये जल्दी से बच्चे को ही नहीं, किसी से भी कह दोगे कि सर वो ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देख दाख के थोड़ी देर में भले लिख दे, डायरेक्ट खट से कोई लिख नहीं पाएगा। तो दिस इज द W व्हिच डिसाइड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 13। इज दैट क्लियर? मैं इसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, याद रख लो, ज़्यादा अच्छी बात है। अगर किसी को खुजली हो तो बताओ, एक्सप्लेन कर दो।
है क्या? ठीक है, बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 1 मिनट में कर देता है। इधर देखो, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर के, कहो मून रेड। यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, बोलो। अबे ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है, ये तो जान लेता है ना। नहीं जान पाता तो यहाँ से गिन लिया अगर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो यहाँ पे क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पक्का ना? ठीक है। अच्छा चलो अपने दिमाग से बात करो, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा कौन है? बोरॉन। उसके बाद तुम्हारे दिल में हूल चलने लगेगा कि बोरॉन के बाद सबसे छोटा एल्युमिनियम है, और वहीं जो है ऐसी तैसी करा दोगे, कल के लेक्चर की बैंड बजा दोगे। कल के लेक्चर में सबसे पहला एक्सेप्शनल पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि एल्युमिनियम गैलियम से बड़ा होता है और गैलियम एल्युमिनियम से छोटा होता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कि कम से कम बोरॉन के बाद एटलीस्ट डू नॉट ट्राई टू राइट एल्युमिनियम। बोलो। ठीक है, क्या लिखेंगे वो अदर बात है, एल्युमिनियम नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब जरा देखो, हम यहाँ पर एल्युमिनियम को नहीं लिखेंगे, तो नियमतः कौन आना चाहिए? गैलियम। लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम में बहुत ज़्यादा साइज डिफरेंस नहीं होता है। होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नहीं समझा? तो गैलियम इंडियम में अगर साइज डिफरेंस नहीं होगा तो क्या गैलियम थैलियम में होगा? नहीं। लाठी लाठी मारूंगा अगर हाँ कहे तो, क्योंकि इंडियम और थैलियम एक जैसे हैं। अबे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज क्या है? तो अगर गैलियम और इंडियम की साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो गैलियम और थैलियम की भी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि थैलियम और इंडियम आपस में क्या है? बराबर। ये समझा कि नहीं? पक्का? ठीक है। इसका मतलब कि इनकी कंपेरेबल साइज हैं, इनमें डिफरेंस तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे पास 100 रुपये, इनके पास 100.01, इनके पास 100.0001, तो पैसा तो डिफरेंट है बट कंपेरेबल है कि नहीं है? आसपास की वैल्यूज़ हैं कि नहीं है? तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है यहाँ इन तीनों में अगर देखा जाए तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। नहीं समझा? पक्का? ठीक है। अब जरा देखना, तो अगर यहाँ पर अगर मैंने देखा तो इन तीनों की साइज में बहुत खासा डिफरेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है? तो सबसे ज़बरदस्त अट्रैक्शन कौन लगा देगा? पक्का? नहीं समझा? ठीक है। उसके बाद जरा देखो, अब कौन कौन बचा? इंडियम, बेटा रुक जाओ थोड़ा, कौन बचा? इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम। बहुत फोकस्ड रहो। मुझे मतलब मेरी बातों को हल्के में मत लेना, फोकस्ड रहो, ध्यान से सुनो, डाइवर्ट मत रहो। पानी का बॉटल उठाओ तो भी इतना कंसंट्रेशन से उठाओ कि वो गिरे ना। देखो अब जरा देखो, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, इन तीनों में कौन सबसे छोटा है? गैलियम। तो किसका नंबर आ जाएगा? अब इंडियम, एल्युमिनियम में कौन सबसे छोटा है? एल्युमिनियम। अब लास्ट में क्या बचा? इंडियम। बोलो। समझा भी दिया और ट्रिक भी दे दिया और बता दिया कि जो तुम्हारा मन कहेगा वो क्या होगा? गलत। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलेंगे, ग्रुप 14 की बात करेंगे, क्योंकि जो हमने महामंत्र लिखा था वर्षा, उसमें लिखा था कि इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 14। पक्का? तो देखो देखो देखो, बवाल कर देता मैं। देखो 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 देखो, कहे शिव जी सुने पार्वती। बोलो हाँ। अब जरा देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या आ जाता है? लेड। बोलो हाँ। बट ये गलत है। समझे कि नहीं समझे? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे प्रभाव है तो लेड का टिन से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। सिंपल सी बात है ना। अबे बोलना। तो कहे शिव जी सुने पार्वती, ये ऐसा हो जाएगा साइन। ऐसा भी लिखा रहता है और ऐसा भी लिखा रहता है, कहे शिव जी। समझे कि नहीं समझे? कितना % हाँ सर? पक्का? नहीं समझा? ठीक है। तो तुम एक चीज़ पूछ सकते हो, मेरे पास उसका भी जवाब है, बट उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा एनालिटिकल ब्रेन चाहिए। सुनना ध्यान से। तुम कह सकते हो सर आपने एटॉमिक रेडियस में इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? मेरे पास जवाब है उसका। बेटा क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस जो आता है वो काफ़ी मतलब कम आता, तो तब तो ठीक ही था, कम नहीं आता। भाई अगर एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस कम आता है इसका मतलब कंपैरेबल साइज होती।
मेरे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे पास 99, डिफरेंस कितना आया? यानी पैसा आसपास का था। और मेरे पास 100 रुपये, तुम्हारे पास 1 रुपये, तो डिफरेंस कितना आ गया? यानी पैसा दूर दूर का था। यानी अगर डिफरेंस कम आया साइज में तो इसका मतलब साइज सेम है, बोलो। और डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो साइज सेम। तो थोड़ा सा यहाँ साइज में जो डिफरेंस है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना नहीं होता कि हम उसको क्या कह सकें, ऑलमोस्ट सेम कह सके, बोलो। तो साइज थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, बोलो। इस वजह से आयनाइजेशन थेरेपी इसकी इससे कम होनी चाहिए थी। फिर से सुनो, साइज इसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसलिए इसकी इससे क्या होनी चाहिए थी, कम, और इसकी इससे क्या होनी चाहिए थी। जिसकी साइज बड़ी होगी उसके लिए कम बोल रहा हूँ, जिसकी साइज छोटी होगी उसके लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, पक्का ना। लेकिन सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो वेरी कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना वेरी करता है? 32। तो साइज को हरा देता है प्रोटॉन। नहीं समझा? और साइज की वजह से तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, तो प्रोटॉन की वजह से इसका। तो कौन जीत जाता है? प्रोटॉन। किससे जीत जाता है? साइज से। अभी भी नहीं समझा? इसलिए ज़्यादा बवासीर फैलाने से बेहतर है कि मैं सीधे महामंत्र में लपेट दिया। इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी ऑन, so effect of lengthenoid contraction on ionization therapy is observed only till the group number 14। तो आयनाइजेशन तो जब lengthenoid contraction इस पे हावी होगा तो इसका मतलब इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? पता नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें ज़रा देखो आगे भी लिखे हो तुम कि आफ्टर ग्रुप नंबर 14 रेगुलर वेरिएशन इज ऑब्जर्व। रेगुलर वेरिएशन क्या है? जो एनसीईआरटी कहती है कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी घटता है। व्हाट इज अ रेगुलर वेरिएशन? रेगुलर वेरिएशन इज नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, OS सीमा, तेरा फोन नंबर, और फिर कल बाहर आई आरती, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते जीते रहें, बोलो हाँ। अब मैंने कुछ के बारे में नहीं बोला, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो भाई जहाँ प्लास्टर नहीं लगा यानी वो हार्ट नहीं टूटा है, बोलो। तो जिसके बारे में नहीं बोला इसका मतलब वहाँ रेगुलर ट्रेंड चलता है, बोलो। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी क्या चलता है? रेगुलर ट्रेंड। तो मैं लिख देता हूँ आफ्टर ग्रुप नंबर 14 रेगुलर ट्रेंड। कैसा ट्रेंड? रेगुलर ट्रेंड। और ग्रुप नंबर 1 और 2 में अगर मैंने नहीं बोला तो तुम नहीं कर पाओगे, तो कर लोगे ना उसको, ठीक है। तो यहाँ तुमने इतनी देर में पूरे पीरियोडिक टेबल को खोल के रख दिया कि नहीं? लेकिन कैसे खोला है? ग्रुप वाइज। अभी क्या मैंने पीरियोडिक मूवमेंट को डिस्कस किया क्या मैंने? नहीं, मैंने सिर्फ ग्रुप वाइज खोला। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक खोल दिया। हाँ तो कहो यार, अब कैसे खोलेंगे? पीरियोडिक वेरिएशन। तो पीरियोडिक वेरिएशन में जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, उसका आयनाइजेशन थेरेपी बहुत इरेगुलर वेरिएशन शो करता है। कैसे शो करता है? बट इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, डी ब्लॉक में है, समझे क्या? तो सबसे लास्ट में उसको बताऊंगा। अभी पहले बहुत सारी बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ, चुटकियों में बता सकता हूँ, चुटकियों में। जो 10 साल तक सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ के भी ना जान पाए आदमी, उसे मैं चुटकियों में समझा सकता हूँ उसको। 10 साल एक यूनिट पढ़े तो भी उन बातों तक जानना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपके साथ मलाई मार के रखा हुआ है, खाली आपको उसको क्या करना है? चीनी डाल के खा लेना है, ठीक है। मलाई मैंने 10 साल से मार रहा हूँ, ज़िंदगी बिता दिया उसमें। तो देखो अब बहुत ध्यान से देखना कि नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन, प्यारे बच्चे ध्यान से देखना। पीरियोडिक वेरिएशन में मैं कुछ छेड़ूं उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पूछो क्या? मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त महामंत्र है, महामंत्र नंबर 3, जो कहता है, क्या कहता है बच्चों? वो कहता है ना कि फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहता है? फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट समझ लोगे? फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे देखना, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम। नेक्स्ट NEIGHBOURING, नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट।
आगे बोलूँगा दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड आफ्टर पीरियड नंबर 4। आफ्टर पीरियड नंबर 4 क्या लिखा है, इसकी महानता शायद आपको अभी एहसास ना हो, बट अभी 10 मिनट में एहसास हो जाएगा। क्या लिखा है, फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन always overcome next neighboring atom, not next to next, and this statement is valid only till the period number 4. After period number 4 this statement is not valid. Ready? अब इसका कमाल दिखाता हूँ। देखो प्यारे बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सावधान बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी। उसके बाद मैं लिखूँगा, कलर चेंज कर देता, बाबा अली, बीच में डी ब्लॉक खा लिया। व्हाट इज द रीजन? पीरियोडिक वेरिएशन इन डी ब्लॉक इज हाईली इरेगुलर बट इट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। बाबा अली गया इंडिया, थैला लेकर, कहे शिव जी सुने पार्वती, ओ नाना पाटकर ऐश्वर्या सब, ओ एस सीमा तेरा फ़ोन नंबर बोलो हाँ, और फिर कल बाहर आई आरती। उसके बाद हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहे। ये बात है पक्का? कितना परसेंट पक्का? 100%। अब देखो तुम कहाँ फंस जाओगे। अगर मैं यहाँ तुमसे मूवमेंट कराऊँ तो देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, यहाँ है NS2। अब आउटर मोस्ट सेल का लिखूँगा, देखो यहाँ क्या है NS2 NP1, यहाँ क्या है, यहाँ पक्का ना? आगे नहीं लिखा, कुछ कारण है उसके पीछे, लिख लो चाहो तो। देखो अब जैसे ही तुम इस पीरियड में मूवमेंट करोगे और तुम क्या लिखना चाहोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सपोज या इट इज अप टू यू, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी लिख सकते हो। आप मुझे सुन रहे हो? पूरा इंटेंसिटी से? ठीक है, मैं आपको देखो कितना आसान कर देता हूँ चीज़ों को, ध्यानपूर्वक देखिए। इस पीरियड में लिथियम तो सबसे बड़ा है, बोलो, क्योंकि मेटल है और सबसे लेफ्ट पे है, ठीक है, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? लिथियम। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि बेरिलियम की होनी चाहिए, बोलो, क्योंकि बेरिलियम की साइज़ बोरॉन से क्या है? ज़्यादा है, बोलो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब जरा देखो बेरिलियम, नज़र ऊपर कर लो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल, और इसका फुलफिल नहीं है। तो अगर मैं साइज़ की बात करूं, किसकी? तब तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से कम होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी साइज़ बड़ी है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। पक्का? ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी? तो बेरिलियम की ज़्यादा होना चाहिए बोरॉन से। आवाज़ नहीं आई, क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फंस गए? अब स्टेटमेंट क्या लिखे हो, ध्यान से देखो। तुमने लिखा है कि फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन always overcome next neighboring atom, not next to next. This statement is valid only till the group number 4, period number 4. After period number 4 it is not valid. तो जरा देखो, फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन, फुलफिल किसको कवर करेगा? नेक्स्ट को। अब कुछ लोग होते हैं, सर इसका फुलफिल था सर, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले क्या लिखा दिया? नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। जो इसके जस्ट आगे है उसी को हराना है, उससे आगे वाले को मत हरा देना, क्योंकि उसकी साइज़ 2 बार छोटी हो गई ना। नहीं समझा? तो कोई भी तुम्हें दिमाग में देखो, तुम्हें आंसर से मतलब है कि कैसे आया इससे मतलब है। तो मैंने जो है सभी बोगस थियरी को रूल आउट कर दिया है।
काट छांट के एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट बनाया है, उसी स्टेटमेंट को पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन को नचा दोगे। नहीं तो पहले भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े ही होगी कहीं ना कहीं। रिपीटर को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो पहले जो है कहीं ना कहीं पढ़ के आया रहता है ना, तो वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कंटेंट में दम है कि नहीं है, वो डिस्टिंग्विश कर लेता है। अब 11th का बच्चा क्या कर पाएगा, उसको तो वो है ना जो घर का खाना खा रहा है, मम्मी के हाथ का खाना अच्छा होता है, ये हॉस्टल का खाना खा के पता लगता है ना, उससे पहले कहाँ पता लगता है। तो ये देखें, तो इसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम लिखने का मन करेगा, बट लिख क्या देना, बोरॉन, और मन में क्या बोल देना, फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नॉट नेक्स्ट टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम, पक्का। फिर क्या आ जाएगा, कार्बन। फिर तुम्हारा मन करेगा नाइट्रोजन लिख दूं, बट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ है, इट विल ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम। नहीं समझा, समझ गया होगा तो मज़ा आ गया होगा, और नहीं समझा होगा तो भगवाने जाने। बोलो हाँ, कितना परसेंट, हाँ पक्का पक्का, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बड़ी मज़ेदार बात है। आगे देखिए, जब तुम दूसरे वाले में आओगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगी तो दीदी जरा देखो क्या लिखोगी, क्या बोलोगी, सोडियम। सोडियम बाद मन करेगा मैग्नीशियम बोल दूं, बट क्या बोल देना, एल्युमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, और फिर आर्गन, पक्का। उसके बाद ये पीरियड, इट इज़ पीरियड नंबर 4, तो पोटेशियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद कैल्शियम, के बाद जर्मेनियम, के बाद सिलिकॉन नहीं सेलेनाइड, Se है वो, सिलिकॉन यहाँ है चाचा, ये देखो Se है ये, बोलो हाँ। उसके बाद पीरियड नंबर 4 खत्म हो गया। क्या बोलता है, आफ्टर पीरियड नंबर 4 दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। तो फिर क्या वैलिड है, दैट्स इट। रेगुलर ट्रेंड क्या कहता है, रेगुलर ट्रेंड कहता है, ये देखो जैसे जैसे साइज छोटी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये है रेगुलर ट्रेंड। मजा आया, पक्का, हाँ। कहाँ पे फ्लोरीन क्यों बाद में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी तो फुलफिल रहता है, बोलो, कॉन्फ़िगरेशन भी तो फुलफिल है, नहीं समझा। और नियॉन की कौन सी साइज ज़्यादा होती है, वैन डर वाल, समझे कि नहीं समझे, वैन डर वाल साइज ज़्यादा होती है नियॉन की, नहीं समझा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, फुलफिल। तो अगर तुम कहोगे सर साइज़ की वजह से सर इसको पहले लिख दीजिए, तो मैं कहूँगा बेटा इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुलफिल, इसलिए बेटा वहाँ नहीं लिख सकता, समझ लगा। व्हाई नॉट, फिर से देखिए जैसे ही आप बेरिलियम से बोरॉन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बिल्कुल सूनापन आ जाएगा, ज़िंदगी में बिल्कुल दिन में अंधेरा दिखने लगेगा, कारण आप फैसला नहीं कर पाओगे। अरे अभी ये इतनी आसान बात थोड़ी है जितना आसान तुमको लग रहा है। देखो आपको लगेगा कि बेरिलियम से बोरॉन पे जाऊं तो साइज किसकी बड़ी है, जोर से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की क्या होनी चाहिए, किससे, फिर तुम्हें लगेगा सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका स्टेबल है, इसलिए बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए किससे, समझ गए। एक फैक्टर कह रहा है बेरिलियम का कम होना चाहिए, दूसरा फैक्टर कह रहा है बेरिलियम का, तो क्या करूं, सर पीटूं। तो ऐसी स्थिति के लिए इलाज कर दिया मैंने इसको पढ़ाने से पहले कि फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू। उम्मीद करता हूं कि उससे आप फैसला कर पाएंगे कि ये इसको हरा देगा, पक्का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। अभी देखो ये पीरियोडिक वेरिएशन हमने पढ़ा। अब देखो और बड़ा बवाल कर दूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं, देखना इसको, समझना इसको ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है समझना।
ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि सुनते सुनते डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे। वही सबसे बड़ा लाइफ का क्या है प्रॉब्लम। कंटिन्यूअस सुनना ही जो है सबसे बड़ा क्या है सॉल्यूशन। और लोग वो श्रीकांत मूवी देखा आपने? नहीं देखा है? इंडिया में एक आदमी था जो दोनों आंखों से अंधा था और सारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं ग्रेजुएशन के लिए उसे अपने यहाँ एडमिशन देने को मना कर दिया। उस हाँ सही घटना पे है, हाँ मूवी आई सही घटना पे। उसने कोर्ट से लड़ करके ज़बरदस्ती एडमिशन लिया और भाई वॉकमैन से लेक्चर सुन करके नंबर 1 आता था और बहुत यूएस गया बाद में, यूएस उसको फ्री में पढ़ाई लिखा है। हमारा देश ऐसा है कि दूसरे देश ने उसको सुविधा दी, अपने देश में उसको स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत टैलेंटेड था। तो सुनने की कला चीज़ों में परफेक्शन को डेवलप करती है। जो भी धैर्य से बातों को सुन पाएगा, खासकर जो गुरु शिष्य परंपरा है, चेला जब अपने गुरु की बात को गहराई से सुनता है तो वो बस गुरु के जाने के बाद वो खुद गुरु हो जाता है। ऐसे मेरे जीवन में बहुत लोग हैं जिनको मैंने पढ़ाया तो मैं क्लासरूम से बाहर गया तो बाहर जाने के बाद वो भी वही जानते हैं जो मैं जानता हूँ। ऐसे बहुत लोगों से मैं मिला हूँ। तो खूब ध्यानपूर्वक बातों को सुने क्योंकि आगे आपको मज़ा आने वाला है। जैसे मान लीजिए वर्षा कि हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पक्का? अब मेरे प्यारे सरकार, मैं इनका खेल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इनका लिखना चाहता हूँ IE1। ये तो तुम फट से लिख दोगे। तुम कहोगे लिथियम का सबसे कम है, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। मैं टाइम पास तो करता नहीं, इतना तो आज तक जान ही गए होगे। अब मैं IE2 लिखूँगा और IE2 जैसे लिखने की कोशिश किया तो बड़े बड़ों के तोते उड़ जाएंगे। कैसे? देखिए, IE2 का मतलब है कि नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमूव सेकेंड, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी रिमूव्ड। तो ये लिथियम क्या हो चुका रहेगा? Li+। ये बोरॉन क्या हो चुका होगा? बोरॉन से पहले बेरिलियम। बेरिलियम क्या हो चुका रहेगा? B+। बोरॉन क्या हो चुका है? B+। और ये क्या हो चुका रहेगा? C+, N+, O+, बोलो हाँ, F+, Ne+, कह दीजिए हाँ। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा इनके ऊपर लिखिए आउटर मोस्ट शेल का। तो ये क्या था? 1s2 2s1। तो ये क्या हो जाएगा? 1s2। और ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। ये 1s2 2s2। ये डायरेक्ट लिखूँ क्या आउटर मोस्ट शेल का? 2s2 2p1। ये 2s2 2, जो बॉक्स जहाँ शुरू हो वहाँ सब आउटर मोस्ट है। इतना तो सेंस है ना? 2s2 2p2। ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p4। ये क्या हो जाएगा? 2s2। इज दैट क्लियर? अब लिसन केयरफुली। हमें लगेगा कि अच्छा ये तो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितना %? तो इसका इससे क्या होगा? आवाज़ नहीं आई। तो सबसे कम किसका हो गया? उसके बाद पक्का ना? उसके बाद भाई ये फुलफिल हो गया ना? कितना %? अबे देखना ये फुलफिल हो गया कि नहीं? तो फिर कौन आ जाएगा? C। उसके बाद B+, उसके बाद N+, ये हाफ फिल्ड है ये। तो उसके बाद F+, फिर O+, और फिर Ne+। ऐसे करोगे तुरंत गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब देखो कैसे गलत है। प्यारे सरकार, जब आप आँखों को ध्यान देंगे और पाएंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पहले शेल में से निकल रहा है और बाकियों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में से निकल रहा है, तो जो भी मैं मंत्र भंत्र घंत्र बताया हूँ वो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ना। ये देखिए पीछे जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो यहाँ भी दूसरे सेल में से निकल रहा था
अब ये 2s1 है ना, यहाँ भी दूसरे में से, और बाकी सबों में किससे निकल रहा था? अबे बोल ना, सेकेंड सेल में से निकल रहा था। 2p इज द सबसेल ऑफ सेकेंड सेल। Means if we are talking from lithium to neon, we are removing electron from second cell. Pakka? But this is not similar case. Here we are removing electron in case of lithium from first cell and in case of others from second cell. First cell is very close to nucleus. That's why the attraction of nucleus on the first shell's electron is very high. इसलिए जिस लिथियम का तुम्हें लग रहा है कि दूसरे नंबर पे होगा, उस लिथियम का एक्चुअली सबसे ज़्यादा होगा। समझे क्या? उसके बाद बाकियों के लिए अपन काम कर देंगे। बाकी यहाँ से शुरू करेंगे तो बेरिलियम का सबसे कम, बोरॉन का कार्बन से ज़्यादा होगा क्योंकि फुल फिल, एंड हाफ फिल ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम। तो तुम कहते हो सर हाफ फिल ओवरकम करा दो, अबे ये फुल फिल है, इसको थोड़ी ओवरकम कर देगा, ये इसको ओवरकम करेगा। हाँ या ना? तो बेरिलियम के बाद क्या लगेगा? C+, के बाद क्या लगेगा? B+, उसके बाद क्या लगेगा? N+, के बाद क्या लगेगा? यस F+। ओ क्यों लगेगा बे? ये फुल फिल एंड हाफ फिल है ना, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम। उसके बाद क्या होगा? O। दिस इज द राइट आंसर। वो नियॉन, तो ओके बाद नियॉन आ जाए। समझे क्या? अच्छा नहीं लगा? पक्का? अभी मेरा काम खत्म। अब मैं IE3 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? IE3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है मेरे पास? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वो आया नहीं पीछे जो बैठता, क्या नाम है? कार्तिक। तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है, बाकी लोग आते रहना और स्वाद लेते रहना। क्या बोला था मैंने शुरू करने से पहले? कि पढ़ाऊंगा तो खेल बना दूंगा, खेल बना दूंगा, खेल देखते चलो। और आपको लगेगा कि ये कुछ अलग था, पूरा यूनिट, तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखते चलें। सरकार दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वर्षा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, यानी सभी एलिमेंट्स पे कितना चार्ज होगा? +2। तो चलो सब पे कितना चार्ज डाल देते हैं? +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। बोलो हाँ, ठीक है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। दिस वन इज द 1s1, ये क्या हो जाएगा? अबे ये 1s2 हो जाएगा, ये 2s1 आउटर मोस्ट शेल लिख रहा हूँ, वो तो समझ आया करना। पक्का ना? नहीं कहते कि शुरू से ही 2 आ गया, इतना तो जान लोगे ना। फिर यहाँ पे 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4। इज दैट क्लियर? बोलो। ठीक है, बाद में कर लेना, पहले सुन लो। ठीक है, इधर देखो। अब यहाँ अगर तुम हड़बड़ी में काम किए तो तुम्हें बैंड बजी, तो इसलिए मैं पहले ही बता देना, बैंड बजाने से पहले। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में से निकल रहा है, फर्स्ट शेल में से निकल रहा है। क्या पढ़ के आए थे? टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। इधर देखो, और इन सब में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? सेकेंड शेल में से निकल रहा है। पक्का? तो इतना तो क्लियर है कि फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मच मोर टफ रिलेटिव टू सेकेंड शेल। पक्का? तो मैं ये नहीं जानता क्या होगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि Li+2 और Be+2 का ज़्यादा होगा बाकियों से। बोलो हाँ। अब बाकियों में चल दो, चलो। ये B+ है तो B+2 है, और ये क्या है? C+2, बट इट इज़
तो फुल फिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ओवरकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+2, फिर क्या हो जाएगा C+2, क्या हो जाएगा C, उसके बाद O+2, उसके बाद ये हाफ फिल है ना, इसको ओवरकम कर जाएगा Ne+2 और उसके बाद F+2। बोलो हाँ। अब बचे ये दोनों, हाँ या ना। तो ये पहला सेल हाफ फिल्ड है और ये भी पहला सेल है फुल फिल्ड है, पक्का। और लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं, तो कन्फिग्रेशन भी इसका मोर स्टेबल है और साइज भी इसकी छोटी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज पक्का ना। तो दोनों चीजें किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा। अच्छा लगा? पक्का? कितना पक्का? ठीक है। तो हाँ बोलो, एक क्या 10 डाउट पूछो। अबे ठीक है, हाँ बोलो। जो फ्लोरीन है वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें +2 चार्ज लाने के लिए तो हमको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ। तो फिर तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना, B+2 से भी बड़ा होगा। किससे? B+2 से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाँ, अगर उसमें +2 चार्ज लाना है तो हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो B+2 से कम होगा ना, वो इससे कम होगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है, कई बार तुम्हें जो लगता है वो सही होता है। पहले भी बहुत कुछ ऐसा लगा है जो गलत निकल गया है। तो लाइफ में जैसा लगे वैसा ज़रूरी नहीं कि वैसा सही हो। जैसा कि आपको लग रहा हो कि इसका इन दोनों से ज़्यादा होगा, तो जब आप चेक करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे पता लगेगा कि खेल बदल गया। समझे क्या? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। समय देखिए कितना हो गया। नहीं, मैं शार्प टाइमिंग पे छोड़ूंगा, आज से स्विमिंग जाना है मुझे। 20 मिनट बचे। नहीं, आपके 5 से 7:30 था ना? हाँ, नहीं 5:30 से 7:30। 5:30 से 7:30, हाँ ठीक है। 20 मिनट तो मैं 1 मिनट में, 20 मिनट तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। कभी भी खा सकता हूँ, 20 घंटे खा सकता हूँ अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो, मतलब बिना रुके बोल सकता। देखो ये समझा आपको? हाँ दीदी बोलो। अबे Li लेफ्ट पे है, इसका भी पहले सेल से निकाल रही है, इसका भी। रुक जा, इसका भी पहले सेल से निकाल रही है, इसका भी पहले सेल से निकाल रही है। इसकी साइज भी बड़ी है, बोलो, और कन्फिग्रेशन भी खराब है। इसकी साइज भी छोटी है और कन्फिग्रेशन भी स्ट्रांग है। तो किसमें से निकालना टफ होगा? पक्का? नहीं समझा? कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? मुझे लगता नहीं कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन बचता है, ऐसा मेरे को कभी एहसास नहीं होता। फिर कुछ बोलना चाहिए, कुछ भी पूछने जैसा बचता नहीं है। फिर भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब ये हमने पढ़ लिया पीरियोडिक वेरिएशन। कहो हाँ। अब जरा देखें कि कहीं और कोई एक्सेप्शन है क्या? क्या हुआ? देखो सरकार, हाँ वो तो बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सबको लगती है। छोटे बच्चों को, हाँ ये तो है। हाँ। नहीं, उसका तो अलग खेल है, वो ऊपर ही करता है। बड़ा ही मजा आ जाता है बच्चे के साथ। हमें तो क्या होता है, पहले प्रायोरिटी पे बहुत सारी चीज़ें होती ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत कुछ मन करता है। फिर अचानक से बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट कम होने लगता है कि मज़ा आ रहा है, यही मज़ा आ रहा है। तो सरकारों, अब ध्यान से सुनना, कुछ राज ऐसा बक सकता हूँ जो बिल्कुल असामान्य है। अभी तक भी जो मैंने बोला वो सब असामान्य ही था। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो और ज़्यादा असामान्य है। एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आएगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें बिल्कुल परेशान कर सकता है। वो क्वेश्चन है
n कॉमा p कॉमा n माइनस कॉमा p माइनस o कॉमा s कॉमा o माइनस कॉमा s माइनस f कॉमा cl कॉमा f माइनस कॉमा cl माइनस। ये तुमसे कहेगा कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ आप महामंत्र नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे और महामंत्र नंबर 4 क्या कहता है ये जान लें। महामंत्र नंबर 4 कहता क्या है उसके पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लो ए ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, या ऐसे सुनो, मैंने इनसे 10 रुपये छीन लिया, ये रोने लगी, मैंने इन्हें 10 रुपये दे दिया, ये समझ में आया नहीं आया, ये हंसने लगी। मतलब एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक जवाब है कि नहीं है? ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ए माइनस बनाया, बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन कोई तब लेगा जब वो उस पर क्या लगा रहा हो, अट्रैक्शन, अपने आप तभी लेगा, बाकी ज़बरदस्ती दोगे तो बात अलग है। अगर अपने आप कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी वो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है। दुनिया में कोई भी किसी चीज़ को जब अपने आप लेता है यानी वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, बोलो ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, माना कि 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हुई। पृथ्वी पर कहीं भी अट्रैक्शन लगता है तो वहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, अब जरा गौरपूर्वक देखना। अब अगर मान लो मैंने ए माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की, क्या कोशिश की, ए माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन में एनर्जी देना पड़ता है। आयोनाइजेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एम आई राइट? पीछे तुमने एनर्जी दिया था ना उसको, ठीक है। तो इसको अगर मान लो मैं ए और +1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या 10 किलो जूल एनर्जी देने से आयोनाइज हो जाएगा? नहीं। क्या 15 पे हो जाएगा? नहीं। क्या 19 पे हो जाएगा? नहीं। क्या 20 पे हो जाएगा? हाँ। क्योंकि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो रिलीज कितना किया था? 20। आदित्य इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन लिया था उसने तो रिलीज कितना किया था? 20। तो अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देना कितना पड़ेगा? 20। या उससे ज़्यादा? या 10 देने पे खुश हो रही थी तो 1000 देने पे रोने लगेंगी? तब तो और ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी ना। तो 20 देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, क्या 25 दे दूंगा तो नहीं निकलेगा? 100 रुपये चाहिए समोसा खाने के लिए, तो 1 लाख लेके जाऊंगा तो कहेगा भागो यहाँ से, समोसा नहीं दूंगा, देगा ना पक्का। तो सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब क्या सीखा तुमने? तुमने सीखा बहुत बड़ी बात, तुमने सीखा कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए माइनस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है, और उसी का माइनस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे फैसला हुआ ना। यहाँ पे कैसे रो रहा है? इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का फैसला इससे हुआ ना। तो क्या बना महामंत्र? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A minus is always decided by the electron affinity of A। नहीं समझा? समझा। जहां तुमने वो बोगस थियरियां लगाई साइज फाइज की, सब आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आप जरा देखो, इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करता हूं तो जरा देखना। और एक बात और बता दो कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए मॉड लगा दिया, मॉड वो गली है जहाँ से गुजर के कोई भी पॉजिटिव हो जाता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, साइन से मतलब, ये हमेशा किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए माइनस। हाँ कह दो जल्दी से। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डिपेंडेंट है ना। ठीक है प्यारे सरकार, अब देखो ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है। एन पी एन माइनस पी माइनस। बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि पता नहीं, तो बच्चा ही बताएगा ना क्या सोचता है। चलो बताओ क्या सोच रही हो? इसको इसके आयोनाइजेशन थेरेपी ऑर्डर में अरेंज करो। कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो। पहले नेगेटिव वाले एन माइनस पी माइनस। गलती करो तो वो गलती करो जो गलती एक्सेप्टेबल हो।
कि नहीं? ये तो तुमने वो गलती कर दी जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। चलो दीदी, पहले n ग्रेटर दैन p ग्रेटर दैन n माइनस ग्रेटर दैन p माइनस। कैसे फैसला किया, एक्सप्लेन करो। ये न्यूट्रल एटम है और वो नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले न्यूट्रल एटम रहेगा तो उसका साइज उनसे छोटा रहेगा। ये मैंने पहले शाबाश। न्यूट्रल एटम का साइज नेगेटिवली चार्ज से क्या होगा, छोटा। बिल्कुल। अब जो छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो n, p की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, n माइनस p माइनस के आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल लॉजिकल बात बोली है। ठीक है, n p में कौन छोटा, n। अबे नाना पार्टिकल है ना, तो कौन छोटा, n। तो n जो छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी ना। अबे ये तो जानते हो ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो फैसला हो गया। इन दोनों में तुमने कैसे फैसला किया? तुम्हें क्या लग रहा है कि p माइनस n माइनस से बड़ा होगा? बोलो हाँ। अगर p बड़ा था किससे, n से, तो बच्चे को लगता है p माइनस भी n माइनस से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो। और अगर p माइनस बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। उसी बिहाफ में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो n माइनस को ज़्यादा बोल दिया और p माइनस को कम, और आंसर क्या हो गया, गलत। बैठ जाओ। बट इन्होंने वही गलती की जो मैं चाहता हूँ कि यही करें। इसके अलावा अगर कोई गलती कर रहे हो तो मैं वो चाहता ही नहीं कि तुम वो गलती करो। अब आगे सुनो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोल दिया कि जो लगता है वो सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं। पक्का ना? अब ध्यान से देखना। तुमने पीछे पढ़ा है कि नेगेटिव स्पीसीज़ की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज 5 से डिसाइड, समझे कि नहीं समझे? वो किससे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बच्चा ये भी नहीं जानता। देखो, बाबा अली कहे शिव जी, नाना पार्टिकल OS, फिर कल। बोलो हाँ। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इतना तो एनसीईआरटी में सबने पढ़ा होगा ना। बोलो। लेकिन ये भी बात पूरी तरह से गलत है। ये जो इतने एलिमेंट हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। साइज बढ़ने पर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। चक्कर आ गया बेटा? कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ साइज बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता नहीं आई कि नहीं आई? ठीक है, अब महान रहस्यों की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की नहीं, फास्फोरस की। समझे कि नहीं समझे? बुकिश लैंग्वेज से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा किसकी ज़्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी दिया है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। बट एक्चुअली सबकी नहीं। पी ब्लॉक में जो दूसरा पीरियड है उसका पी ब्लॉक के पहले पीरियड से, पी ब्लॉक का दूसरा पीरियड, पीरियोडिक टेबल का तीसरा पीरियड। समझा या नहीं समझा? जो पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होता है ज़्यादा, कहाँ पे, पी ब्लॉक में। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, इसको सेंटा आएगा बताने। ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो P का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी N से क्या है, ज़्यादा। तो P माइनस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी N माइनस से क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो आंसर आएगा P माइनस N माइनस। बहुत हरामी क्वेश्चन है, जब भी आता है तो फंसा देता है। एक्सप्लेनेशन समझा आपने? जैसे आप मान लीजिए इसके लिए करते हैं OS, O माइनस S माइनस। तो OS न्यूट्रल स्पीसीज़ है, इसका रेडियस ज़्यादा होगा, एक कंटाप लगाऊंगा, इसका रेडियस कम होगा। किससे? O माइनस S माइनस से। जिसका रेडियस छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि तुम जानते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। यानी O का और S का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा O माइनस और S माइनस के आयनाइजेशन एंथैल्पी से। अब OS में कौन छोटा, तो O का S से ज़्यादा। अब O माइनस S माइनस में तुम्हें बहुत खुजली होगी क्या लिखने की, कि S सबसे O माइनस उसके बाद S, वो गलत हो जाएगा। तुरंत तुम्हें यहाँ से फैसला करना पड़ेगा। OS में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा? देखो, किसी चीज़ की थियरी मालूम होनी चाहिए ना।
ट्रेन चलाने पहुंच गए और उसकी पूरी थियरी पहले पढ़ोगे ना, ट्रेन या प्लेन कुछ भी चला रहे हो कि सीधे से जाके चलाने लगोगे, सीधे चला दोगे, पेल दोगे कहीं भी ले जाके उसको। तो हम जब किसी चीज़ की बारीकी को पहले से जानते रहते हैं तब वहाँ परफेक्ट फैसले होते हैं। तो देखो हमें यहाँ मालूम होना चाहिए कि ऐसा जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमें किताबें जो सिखाती हैं वो न्यूट्रल एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना सिखाती हैं। चार्ज्ड एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी, पॉजिटिव चार्ज वाले में तो साइज़ की बात सच हो जाती है, बट नेगेटिव चार्ज वाले में साइज़ की बात से उल्टा आंसर आता है। तो जानना पड़ेगा ना उन बातों को। कह दो पता नहीं, जानना पड़ेगा कि नहीं। ओ एस में किसका ज़्यादा है? तो किस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका ज़्यादा होगा उसी का आयनाइजेशन। तो क्या आ जाएगा? O, S। अच्छा नहीं लगा? पक्का? तो ये क्वेश्चन जब भी आता है तो इसलिए आता है जिससे लोग गलत कर दें। तो सिमिलरली ऐसे ही किसका एक्सप्लेन करोगे? F, Cl और F माइनस कॉमा, तो क्या आंसर आएगा? F, Cl। समझ लगा? ठीक है, अब बताओ टाइम खत्म हुआ? नहीं, 9 मिनट बाकी है। 9 मिनट, चलो 9 मिनट पहले छोड़ देते तुम। बाकी चीज़ आप एक्सरसाइज 1 में 1 से 66 करके आए कल। ठीक है सर। फ्रॉम 1 to 66। सर शेयर कर